जोहार दर्शकों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो आइए शुरू में ही देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालन के लिए केंद्र सरकार ने झारखंड को दिया 1000 केज। कृषि विकास के लिए राज्य के कृषि निदेशक ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा विशाल। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार को 1000 केज दिए हैं। इस पर कुल 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 50% राशि केंद्र सरकार देगी और शेष 50% राज्य सरकार वहन करेगी। ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम के तहत पहले चरण में रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, साहेबगंज, सरायकेला, चाईबासा, दुमका, हजारीबाग, रामगढ़ और धनबाद में केज लगाए जाएंगे। दूसरे चरण में अन्य जिलों में केज लगेंगे। ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम के तहत झारखंड में कुल 46 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। इसमें रिवराइन फिश फार्मिंग, ओपन एरिया फार्मिंग और मछुआरों के लिए आवास योजना भी शामिल है। पिछले दिनों राज्य के कृषि निदेशक जटाशंकर चौधरी ने सभी जिलों के कृषि पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी और उद्यान पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बीज ग्राम से धान का बीज 100% प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव ने 20 लाख किसानों के फसल बीमा का लक्ष्य तय किया है, जिसे हर हाल में पूरा करना है। राज्य सरकार ने फोकस एरिया तय किया है। यहां के लिए अधिकारियों को ससमय विकास की रूपरेखा देनी है। उन्होंने केसीसी को रुपे कार्ड में बदलने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का भी निर्देश दिया। राज्य के जो किसान सब्जी और बागवानी फसलों की खेती करना चाहते हैं, वे सिंचाई के लिए टपक सिंचाई प्रणाली अपनाएं, जबकि अनाज वर्गीय फसलों की खेती में सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर की सहायता लें। इन दोनों तकनीक से पानी की काफी बचत होती है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके में फसल सहित पूरे खेत में पानी डालना होता है, जबकि पानी की जरूरत पौधे के जड़ के पास की मिट्टी को होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अपनाने की सलाह दी जाती है। टपक सिंचाई में पौधों के जड़ के पास बूंद बूंद पानी टपकता है, जबकि स्प्रिंकलर से फव्वारे के जैसा पानी पटाया जाता है। यदि किसी खेत में सिंचाई के लिए पारंपरिक तरीके से 100 लीटर पानी लगता है, तो टपक विधि और स्प्रिंकलर से 30 से 40 लीटर पानी में ही पटवन हो जाएगा। अगर आप टपक और स्प्रिंकलर विधि से आप सिंचाई करेंगे तो पानी की जो मात्रा लगेगी उसमें 30 to 40% ही मात्रा लगेगी। जो 60 to 70% मात्रा है वो आपकी बच जाएगी, जो कि आप अगर परंपरागत से करते हैं तो वो व्यर्थ में बर्बाद होता है। पौधे को जितना चाहिए वो आपका 30 to 40% में ही टपक या स्प्रिंकलर विधि से वो हो जाता है। राज्य के जो किसान खरीफ मौसम में दलहनी फसल मूंग की खेती करना चाहते हैं, वे मध्य जून से मध्य जुलाई तक फसल लगाने का काम कर सकते हैं। मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा विशाल या SML 688 लगाएं। खरीफ दलहनी फसल मूंग की बुआई में 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए रोगरोधी प्रभेद पूसा विशाल या SML 688 लगाएं। ये 60 से 65 दिन में तैयार होने वाले प्रभेद हैं और इनकी उत्पादन क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान कृषि उपकरण कल्टीवेटर की सहायता से अपने खेतों की उथली जुताई तथा फसलों में निकाई, गुड़ाई और खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इस यंत्र से देशी हल की तुलना में 60% मजदूरी की बचत, 35% संचालन खर्च में बचत और 6% उपज में वृद्धि होती है। आइए आज हम जानते हैं बैगन की फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक और फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। बैगन फसल में शूट यानी बंधक कीट और फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा किलोनिस 1 से 1.5 लाख प्रति एकड़ की दर से खेत में डालें। एक सप्ताह के अंतराल पर ऐसा 4 से 5 बार करें।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2350 रुपए, चावल मध्यम 2375 रुपए से 2900 रुपए, चावल उत्तम 3800 रुपए से 6000 रुपए, गेहूं 2100 रुपए से 2800 रुपए, चना 5800 रुपए से 6200 रुपए, दाल अरहर 5800 रुपए से 6500 रुपए, दाल मसूर 5400 रुपए से 5800 रुपए, दाल चना 7200 रुपए से 7500 रुपए, सरसों तेल 9500 रुपए से 10,800 रुपए, चीनी 4080 रुपए से 4300 रुपए, आलू 350 रुपए से 700 रुपए और प्याज 900 रुपए से 1100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि से संबंधित ढेर सारी नई जानकारियां हमारे पास और भी है, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। कहीं मत जाइएगा, इस विराम में भी आपके लिए संदेश है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों और बहनों, रबी की खेती तो आपने बहुत अच्छी तरीके से संपन्न कर ली है ना? और अब बारी है उसकी कटाई की, उसकी मढ़ाई की और भंडारण की। तो आज हमारे विशेषज्ञ जो हैं वो आपको बताने वाले हैं कि उसकी कटाई कैसे की जाए, उसका भंडारण कैसे किया जाए, उसकी मढ़ाई कैसे की जाए, ताकि नुकसान से बचा जा सके और मुनाफा कमाया जा सके। अधिक जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं स्टूडियो। नमस्कार, जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आप रबी फसल लगाते हैं और उसके बाद जब कटाई, मढ़ाई और भंडारण की बात आती है तो कई तरह की जिज्ञासाएं आपके मन में होती है। अभी बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो
रबी फसल की कटाई या तो कर रहे हैं या करने की शुरुआत करना चाहते हैं, वो मड़ाई करेंगे, भंडारण करेंगे। इन तमाम विषयों पर आज हमारी बातचीत होगी कि रबी फसल की आप कटाई किस तरह से करें, मड़ाई किस तरह करें और भंडारण किस तरह से करें। और आज हमारे साथ इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर DK रूसिया। डॉक्टर रूसिया कृषि अभियंत्रण विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में बतौर वरीय वैज्ञानिक कार्यरत हैं। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जब हम रबी फसलों की बात करते हैं तो झारखंड में जो मुख्य रबी फसलें हैं उसकी कटाई की बात करते हैं या भंडारण की बात है, कौन कौन सी मुख्य फसलें जो झारखंड में मुख्य रूप से लगाते हैं और किस तरह से कटाई करनी चाहिए उनको? फिलहाल अभी जो ज़्यादातर बोई जाने वाली फसलें हैं उसमें गेहूं है जी। अभी थोड़ा भी लगाते हैं, जो भी मुख्य फसलें रबी की अभी गेहूं है, चना है, सरसों है, बृहद पैमाने पे सरसों होती है हमारे यहाँ जी। ये अभी फिलहाल जो मुख्य फसलें हैं जिनकी कटाई का समय आने वाला है या कुछ की तैयार भी हो चुकी हैं और कुछ थोड़ा बहुत काट भी लिए होंगे जी। क्योंकि तापक्रम जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो अब गुंजाइश ऐसी नहीं समझ में आ रही है कि और उसमें, क्योंकि जितना भी पानी दे रहे हैं फसल तैयार है लगभग और हार्वेस्ट के लिए, कटाई के लिए अभी किसान भाई हमारे बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं। बिल्कुल। तो जब हम कटाई की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पारंपरिक ढंग से कटाई करते हैं, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कृषि उपकरणों का उपयोग करते हैं। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि जो कृषि उपकरण है आज के तारीख में, पारंपरिक तो जो है सो करते ही हैं, कृषि उपकरणों की अगर बात करें तो किस तरह के कृषि उपकरणों का उपयोग कटाई के लिए करना चाहिए? किसान भाई अभी तक जो हमारे करते हैं वो अपने देसी हसुआ से करते हैं। अब देसी हसुआ में क्या होता है कि जहाँ जिस बाज़ार में, जिस बस्ती में, जिस गांव में वो लोग रहते हैं, अपने लोकल जो उनके आर्टिजन हैं, बनाने वाले लोहार वगैरह, उन्हीं से बनवाते हैं। होता क्या है कि ठीक से धार ना होने के कारण या हैंडल प्रॉपर ठीक से ना होने के कारण या हैंडल भी ठीक है उसकी पकड़ ठीक से ना होने के कारण इस जगह पे थोड़ा काम करते करते, काटते काटते दर्द भी महसूस होता है। इसके कारण ज़्यादा क्षेत्र एक दिन में नहीं काट पाते और मजदूरी की लागत उनकी बढ़ती है और शारीरिक परेशानी भी होती है। अब इसका दूसरा खामियाजा ये होता है कि जितने दिन तक फसल तैयार होने के बाद अगर खेत में खड़ी रही और काटने में विलंब हुआ तो क्या होता है, जो उसके अंदर दाना मौजूद है वो सिकुड़ने लगता है। उसके कारण कल जब आप उसको बीज के रूप में जब रखेंगे तो जो उसका प्रतिशत है अंकुरण का बाद में वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि 10% बीज खराब हो गया तो 90% ही निकलेगा या 20% खराब हो गया। दूसरा, ज्यादा सूख जाने के कारण फसल कटते समय दाना जो गिरता है, ये एक बहुत बड़ा देश में हमारे कटाई के दौरान जो नुकसान हो रहा है ये देसी हसुआ से हो रहा है। बिल्कुल। तो दूसरा विकल्प क्या है? विकल्प अभी जो हाई यील्डिंग वैरायटीज, जो ज्यादा उपज देने वाली फसलें हैं, अभी हम लोग सभी लोग उसी की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो हमारे किसान भाइयों को जब मोटा मोटा मिल रहा है काटने के लिए तो स्वाभाविक है उसके लिए औजार भी बढ़िया चाहिए। तो अभी हम लोग जो चाकू देखते हैं बाजार में प्लेन मिलती है, अभी दांतेदार चाकू वाला, दांतेदार वाला हसुआ बाजार में आ गया है और ये बहुत पहले से आया हुआ है। नवीन हसुआ इसका नाम है, इसको नवीन सिकिल बोलते हैं। इस हसुआ की एक खास बात है कि एक तो इसकी लंबाई भी अच्छी है, दूसरा इसका हैंडल इतना अच्छा है कि हैंडल पकड़ने के बाद आरामदेह लगता है। इसका मतलब कि अगर हम देसी हसुआ से एक दिन में 300 वर्ग मीटर काटते हैं तो इस हसुआ से, नवीन हसुआ से हम लोग 450 वर्ग मीटर तक काट लेते हैं। और जो काटने वाले लोग हैं, मर्द भी हैं और फीमेल भी हैं, लेडीज भी हैं, उनके यहाँ दर्द नहीं होता है, मतलब कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। और हमारा जब कार्य क्षमता में वृद्धि होगी तो लागत भी कम आएगी हमारी कटाई की और दाना भी कम झड़ता है। और जो मोटे मोटे हैं वो हैंडल के सहारे आराम से, अगर आप नीचे 1 इंच 2 इंच या 4 इंच, कई लोग होते हैं कि अपने खुद के स्वयं के बैलों को, गाय को चरने के लिए खेत में थोड़ा ऊपर से काटते हैं कि हमारे ही जानवर
हमारे ही खेत में चरने जा रहे हैं। और कुछ लोग पुआल की अभाव में कि पूरा पुआल हमारे यहाँ आ जाए तो 1 इंच की ऊंचाई से काटते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी काटेंगे और एक बार हैंडल चलाने में हमारी मोटी मोटी उपज करती है। बिल्कुल, ये नवीन हसुआ का जी। और फर्क भी बहुत ज्यादा नहीं है दाम का, ऐसा लगता है? दाम में कोई विशेष फर्क नहीं है। अगर हमारा देसी हसुआ 50 और 60 रुपए में या 70 रुपए में आता है, ये 120 125 रुपए का आता है। और इसकी जो दांतें हैं ये 4-5 साल तक कुछ नहीं होना, उसके बाद एक 20 रुपए की पट्टी आती है, 2 ठो रिपीट हटा के और आप उस पट्टी को फिर लगा लीजिए, बाजार में आसानी से उपलब्ध है। हमारे किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल, ये तो बात हो गई कटाई की। जब हम मड़ाई की बात करते हैं, नहीं अभी कटाई में ही, अच्छा, अभी हम उन्नत पे चलेंगे तो अभी एक से क्यों, अब हम थोड़ा सा नवीनीकरण की ओर बढ़े हम और आगे, तो एक से एक हमारे रीपर आ गए हैं काटने वाले, पावर चले। अब देखिए पावर से मतलब उसमें 5 HP का पंप लगा हुआ है, डीजल पंप। 1 घंटा में 1 लीटर डीजल की उसमें खपत है। अच्छा, मतलब 62 रुपए 60 रुपए 65 रुपए जो भी डीजल का दाम चल रहा है, 1 लीटर में 1 घंटा काटता है। और 1 घंटे में 1 से 1.5 एकड़ तक आराम से हमारी फसल कट जाती है, बिल्कुल बिना किसी परेशानी की, और दोनों तरफ रख देती है, बिल्कुल छोड़ती चली जाती है। आप उसको बटोर लीजिए, अगर आपको मुट्ठा बनाना है मुट्ठा बना लीजिए, और आपको इकट्ठा ले जाके और गाड़ी में ट्रैक्टर ट्राली में रख के ले जाना है या बैलगाड़ी में, जैसे ले जाना है वैसे ले जाइए। ये आधुनिक उपकरण है। ये आधुनिक उपकरण, और 80,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक ये बहुत आसानी से प्रत्येक कंपनी के रीपर मिलते हैं, अलग अलग तरह के हैं, और किसी में कोई परेशानी नहीं है, और कई सालों तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। 1.5 एकड़ में आप 1 घंटे में अगर काट ले रहे हैं, मैं समझता हूं कि 20 लेबर कम से कम आपका बचता है। और जो किसान खेती छोड़कर पीछे भाग रहे हैं ये घाटा होने की वजह से, तो उन तक ये बात पहुंचे कि हम रीपर से कैसे काटें। और श्रमिकों का भी अभाव दूर होगा इससे। श्रमिकों का अभाव तो जो होगा, लेकिन मेन चीज हमारा जब खर्चा कम लग रहा है खेती में, तो हमको आगे आना होगा। हमारे लिए फायदेमंद होना चाहिए, खेती लाभप्रद होना चाहिए। अच्छा, रीपर को किसी भी खेत तक ले जाने में भी कोई परेशानी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई उसके रख रखाव का भी खर्चा नहीं है। और कहीं ऐसा नहीं है कि आपको किसी बड़े शहर जाना होगा। हर शहर में आप किसी भी ट्रैक्टर विक्रेता या किसी भी कृषि उपकरण वाले के पास जाएंगे तो आपको उसके बारे में समस्त संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जी, तो मानव श्रम से अगर कर रहे हैं तो नवीन हसुआ का उपयोग करें, और अगर आप बड़े स्तर पर कर रहे हैं तो रीपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप छोटे स्तर पे भी कर रहे हैं तो रीपर अपना लीजिए। आप मान लीजिए 2 एकड़ में लगाए, धान भी तो काटेंगे आप, धान भी तो लगाते थे, बाजू वाले खेत में भी आप काट दीजिए, और जो आपका खर्चा होता है आपस में आप एक दूसरे से मिलके इसमें लाभ ही लाभ है, शेयर कर लीजिए भाई। जी, ये कोई चीज वो रखे, एक चीज आप रखिए, तो मिलजुल के अगर हम लोग उन्नत उपकरणों का व्यवहार करेंगे तो हमारी खेती बहुत ही लाभप्रद होगी। जी, ये तो रीपर और हसुआ की बात। इसके अलावा भी कुछ और कटाई के लिए कुछ विशेष? कटाई के लिए अभी देखिए बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ तो धान का मुख्य हमारी खेती इस राज्य की ज़्यादा है। धीरे धीरे हम लोग गेहूं और दलहन तिलहन सारी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जिन राज्यों में भी जहां भी हमारी सबसे ज़्यादा दूसरी फसलें भी गेहूं और चना की ज़्यादा होती हैं, अभी रीपर के साथ साथ उसमें एक अटैचमेंट आ गया है, रीपर कम बाइंडर। मतलब हमारी फसल को काट के वो बांध भी देगा। इतने बड़े बड़े बंडल एक धागे से बांध के रख देता है। बिल्कुल, ये धान की खेती के लिए तो और भी लाभप्रद है। क्यों? जैसे ही आप बंडल उठाएंगे आप दूसरी फसल की तैयारी शुरू कर दीजिए, उसमें बुआई चालू कर दीजिए, समय बचेगा, खेत खाली हो गया समय। और वो बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है हमारा खरीफ और रबी खरीफ की कटाई और रबी की बुआई। इस समय को जितना हम बचाएंगे उतनी अच्छी हमको जल्दी हमारी फसल
मार्च के महीने में तैयार हमारी होगी। तैयार हो जाएगी। पानी भी कम लगेगा और हमारी फसल भी अच्छी होगी। जी, अब हम जानना चाहें कि मड़ाई की जब हम बात करते हैं तो मड़ाई में क्या सावधानियां अपनाएं किसान भाई? मड़ाई में देखिए हमारे किसान भाइयों अभी तक क्या करते आए हैं, हमेशा या तो पत्थर पे रख के या चौकी पे रख के पीटते हैं, या मुट्ठा बना के उसको डंडे के ऊपर या मोटा लकड़ी का लट्ठा होता है उसके ऊपर पीटते हैं। इन सब से देखिए दाना टूटता है। अभी हर गांव में बहुत सारे ट्रैक्टर भी हो गए हैं, तो लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर चला के और उसके ऊपर मढ़ाई कर लेते हैं। इससे भी हमारा दाना टूटता है। हम जब दाना को फिर बोने के लिए बात करते हैं, क्योंकि हम तो बीज के लिए भी रखते हैं, और जब हम उसको बोते हैं तो डैमेज दाना को अगर हम बोएंगे तो उतना ही अंकुरित होगा जितना दाना सही है। स्वस्थ होगा उसमें। तो सीड को अच्छे से रखने के लिए हमको अच्छे वाले थ्रेसर का भी उपयोग करना जानना चाहिए। थ्रेसर भी एक से एक, छोटे से लेके बड़े तक सभी प्रकार के थ्रेसर हैं हमारे किसान भाइयों। कोई जरूरी नहीं है आप कहो कि हम 50 डेसिमल में ही खेती करते हैं और हमारा गेहूं केवल 1 एकड़ में है, हम इसके लिए थ्रेसर क्यों खरीदें। बाजू वाला भी तो आपका आधा एकड़ में कर रहा है, उधर वाला भी तो आपका 1 एकड़ में कर रहा है। क्यों नहीं आप बीच में एक थ्रेसर रख के और सबका थ्रेसिंग कर दें, और जो खर्चा आता है आप लोग आपस में मिल बांट लें। जब आप खर्च की बात करें तो इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और आता है कि आपने कहा कि क्यों खरीदें। खरीदने की बहुत खास जरूरत भी अब नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी कृषि उपकरण बैंक है। जी हाँ, ये एक किसानों के लिए इस राज्य सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की है कि अभी तक लगभग 200 के अंदर ही कुछ हुए हैं कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना हुई है। उन कृषि उपकरण बैंक में तमाम वे कृषि उपकरण हैं जो आपके दैनिक कार्यों में प्रयोग में फायदेमंद साबित होते हैं, और खास करके उन लोगों को इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का भी, महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि जिनके पास कम जमीन है, छोटी जमीन है, कितना वो खरीदेंगे, या जिनको अनुदान नहीं मिल पा रहा है या अनुदान लेने में सक्षम नहीं है, या बटैये की खेती भी करते हैं, वे सारे लोग भी, या जो बड़े पैमाने पे भी करते हैं और अपने पास कुछ थोड़े से औजार रखे हुए हैं और बाकी सोचते हैं कि हमको कहीं से 4 दिन के लिए किराए पे मिल जाए, तो ऐसे लिए इस प्रकार के कार्यों के लिए तो सभी प्रकार के कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना कृषि विभाग के अंतर्गत की गई है। आप वहां से एक निश्चित भाड़े पर उनसे किराए पे लेके काफी कम और किराया है उसका। अपना काम करके और उतने कम किराए में आप अपना काम करके उनको वापस इसलिए लौटा ये सकते बहुत हैं। बड़ी समस्या नहीं है कि आपके पास थ्रेसर नहीं है या रीपर नहीं और है, ऐसा आप नहीं है प्राप्त कि कर सकते सिर्फ हैं। थ्रेसर के लिए, मढ़ाई के लिए, झड़ाई के लिए, कटाई के लिए भी है, उसमें बोआई के लिए भी है, जमीन की तैयारी के लिए भी है, निकाई गुड़ाई के लिए भी है, छोटे भी हैं, हस्तचलित भी हैं, पावर चलित भी हैं, सभी प्रकार के उपकरण उसमें हैं। बिल्कुल। अब हम चलते हैं सीधे भंडारण की ओर। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो जिनके पास भंडारण की सही जानकारी नहीं हो पाती, वो किस तरह से रखें, कहाँ रखें। कई बार ऐसा होता है कि उसमें कई तरह के घुन लग जाता है, कुछ कीट लग जाते हैं, और साथ ही साथ भंडारण में एक महत्वपूर्ण बात ये भी आती है कि बहुत सारे किसान भाई बीज भी रखते हैं जो अगली फसल जी। तो भंडारण के लिए किसान भाई क्या सावधानी अपनाएं? देखिए किसान भाइयों, मैं पहले आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि आप जो पहले से अपना जो भंडारण की व्यवस्था रखे हुए थे, आपकी एक ही वैरायटी सालों साल चलती थी। अब दिन प्रतिदिन ज़्यादा उपज और ज़्यादा उपज क्षमता देने वाली वैरायटियां बाजार में आ गई हैं। आप भी उनका लगा रहे हैं, और साथ में हाइब्रिड भी आ गए। तो हाइब्रिड तो खैर आपको खत्म कर देना है, लेकिन जो हाई यील्डिंग वैरायटी हैं, ज़्यादा उपज देने वाली हैं, उन सब वैरायटी को अब रखने के लिए आपको उचित भंडारण की इसलिए आवश्यकता आन पड़ी है कि सीड समय पे आप नहीं खरीद पाते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं।
या हम तो कहेंगे आप अपना सीड स्वयं तैयार करें, अपना बीज बढ़िया से रखें, किसी पर आश्रित होने की आपको आवश्यकता ना पड़े, समय पर आपको मिल और जाएगा समय पे आपके पास रहेगा। तो देखिए अभी सीड ड्रम आ रहे हैं जिनको हम लोग सीड बिन भी बोलते हैं। जी। बिन मतलब हमारी कोठी रहती है जी। 1 क्विंटल की भी आ रही है, 1.5 क्विंटल की भी आ रही है और 2 क्विंटल की भी आ रही है। ये जीआई सीट की आ रही है। अब जीआई सीट में देखिए लाने के साथ साथ हमको इनको अच्छे से सुखा के रखना होगा। बीज को रखने के पहले जब हम फसल की मड़ाई कर लेते हैं, मड़ान के बाद हमको उसमें नमी का प्रतिशत भी देखना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं ज्यादा नमी आ गई हो। और फिर जब हम बीज रखते हैं तो हमको पहले नीम का पत्ता उसके नीचे सूखा हुआ हम पहले से तोड़ के रखें और सूखा हुआ नीम के पत्ते को डालें। उसके बाद एक लेयर हम लोग फिर अनाज की रखें जिस बीज को आपको रखना है, फिर हम थोड़ा सा नीम का पत्ता डालें। इस प्रकार से 3-4 लेयर में अगर हम नीम के ही पत्ते का केवल व्यवहार करेंगे और समय समय पर अगर हमको बीच में 2-3-4 महीने के बाद ऐसा लगे कि नहीं हम इसको चेक कर लें, तो एक बार खुली हवा में अच्छे से उसको धूप के नीचे निकाल के जहां ज्यादा कड़ी धूप ना हो और फिर से पुनः उसमें इसी प्रकार से रख देंगे। और ये काफी खर्चीला भी और नहीं ये है। किसी प्रकार का खर्च नहीं है। उसके बाद भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है या तब जाकर रासायनिक का तो उपयोग फिर कर सकते उसके हैं। बाद हम बिल्कुल। दवा और बिल्कुल। अन्य कीटनाशकों का प्रयोग की बात करेंगे। डॉक्टर उसके लिए रुसिया, बिरसा डॉक्टर रुसिया कृषि- आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। किसान भाई उम्मीद है कि जब कटाई कर रहे हैं, मड़ाई कर रहे हैं और भंडारण कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। आप इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, जोहार।